साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपका शिक्षा सुगम यूट्यूब चैनल में हृदय से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला भाग चौथा, जिसमें हम सिंपल फ्यूचर टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको भाग 1 के अंदर एक छोटा सा पॉइंट था, वो बताना मैं भूल गया था, तो उससे मैं आपको क्लियर कर दूं कि कई साथियों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आई प्लूरल है या सिंगुलर। तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं, आई इज़ नॉट यूज्ड एज ए प्लूरल सब्जेक्ट। ये कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में उपयोग में नहीं आता है। इट इज़ ए सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, एंड आई बिलीव यू आर वंडरिंग वाई इट डजंट यूज द सेम वर्ब एज द सिंगुलर प्रोनाउन ही एंड सी। ठीक है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ही और शी के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वही हेल्पिंग वर्ब आई के साथ उपयोग में क्यों नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? It is because the verb form is not based simply on the number of subject but also on the person। यानी कि जो भी आप सब्जेक्ट यूज़ में ले रहे हैं, वो जो भी वर्ब यूज़ में ले रहे हैं, वो सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नॉट डिपेंडिंग ऑन नंबर्स, इट डिपेंड ऑन पर्सन। ओके, पर्सन जैसे नंबर होता है सिंगुलर और प्लूरल, और पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लिखे हैं। फर्स्ट में हमारे पास में होता है आई और वी, सेकंड पर्सन में हमारे पास में होता है यू, और थर्ड पर्सन में हमारे सामने होता है ही, शी, इट और दे। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कई ऐसे टेंस हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, थोड़ा इसको मैं सही कर देता हूं, जिनमें 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है ना। जिससे मैंने इससे पहले एक टेंस पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट, जिसमें डू और डज 2 हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और अभी हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर, तो इसमें भी 2 हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर जिन हेल्पिंग वर्ब को हम सिंगुलर मानते हैं, क्या मानते हैं? सिंगुलर। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है जिनको हम सिंगुलर मान के चलते हैं, उनके साथ कौन से सब्जेक्ट लगेंगे? जिन हेल्पिंग वर्ब को हम सिंगुलर मानते हैं कि भाई ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उनके साथ हमेशा जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे आप कहेंगे ही, शी, इट और नेम, वो इनके साथ आएगी। और जिनको हम प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, क्या मानते हैं? प्लूरल एचवी मानते हैं। जैसे अभी सिंपल प्रेजेंट के मामले में हमने लिया था डू, तो ये डू किसके साथ आएगी? ये फर्स्ट पर्सन के साथ आएगी, और सेकंड पर्सन के साथ आएगी, और थर्ड पर्सन के साथ आएगी। अब थर्ड पर्सन में देखिए यहाँ पर सारे हैं, सॉरी यहाँ देखें आप, तो थर्ड पर्सन में जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट कौन? दे। तो यहाँ जो डू है या जिनको हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, वो आई, वी और यू और दे के साथ आएगी। ये हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। कौन सा? ये हमारा थर्ड पर्सन, ये हमारा सेकंड पर्सन, और ये हमारे फर्स्ट पर्सन। तो ध्यान रखें, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हैं वो पर्सन के अनुसार फिट होती है, न कि केवल सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल नंबर के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मानते हैं वो लगेगी। ठीक है, तो जैसे ही टेंस के साथ 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब आती है, तो उसमें आपको कंफर्म करना है कि ये सिंगुलर की है और ये प्लूरल की है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी हिंदी पहचान बता देता हूँ। किसी भी टेंस को अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर उसकी पहचान है वो कंफर्म कर लें। ठीक है, तो हिंदी के जो वाक्य आएंगे, वाक्यों में
कार्यों का होना साधारण भविष्य में पाया जाता है। ठीक है, जो भी कार्य हैं वो कहाँ होंगे? साधारण भविष्य में पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो दूसरी पहचान है वो ये है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? क्रिया प्लस गा, गे, गी आदि आते हैं। ये ध्यान रखें आप, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्रिया प्लस गा, गे, गी। जैसे जाता है तो जाएगा। ठीक है, जैसे खाता है तो खाएंगे। ठीक है, जैसे खेलेगी। तो क्रिया के साथ ही गागेगी अधिकांश जुड़े हुए होते हैं। ये हो गई इसकी हिंदी पहचान। अब हम बात कर लेते हैं, या इसके अलावा भी जब भविष्य के शब्द हो, वो कल बाजार जाएगा, वो परसों या आने वाली तारीखों की बात हो, ठीक है, तो वो कौन सा होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी इंग्लिश पहचान की। इसकी इंग्लिश पहचान क्या है? देखिए, इंग्लिश पहचान के बारे में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी एक पहचान ये है, वाक्य में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? ऐसा नहीं है कि अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव वगैरह कुछ हो गया तो वर्ब चेंज हो जाएगी, वो बात नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब है, एक तो है शेल और एक है विल। ये दो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं आपके सामने इस हेल्पिंग वर्ब को भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। एचवी का उपयोग, इन एचवी का उपयोग किस प्रकार होगा? यहां आई और वी, ये जो दो हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ हमेशा शेल का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर लेते हैं यू, दे, ही, शी, इट और कोई नाम, तो उसके साथ कौन आएगा? उसके साथ आएगा विल का उपयोग होगा। ये कब होता, ये नियम कब लागू होगा? ये नियम कब लागू होगा? जब साधारण भाव हो वाक्य में। कैसा भाव हो? साधारण भाव होना जरूरी है। अब आप कहेंगे ये साधारण है तो असाधारण भाव क्या है? ठीक है ना, तो कुछ विशेष परिस्थितियां बनती है जब इनका उपयोग है वो बदल जाता है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी यहाँ मैं आपके थोड़ा बट लगा के लिख देता हूँ। होता क्या है, जब वाक्य में, कोई भी वाक्य में या घटना में, ठीक है, वाक्य या घटना में क्या हो? एक तो दृढ़ निश्चितता का भाव हो, ये होना जरूरी है, बिल्कुल मस्ट का भाव हो, दृढ़ निश्चितता हो। ठीक है, या क्या हो? अवश्य का भाव हो, बिल्कुल ये 100% है। ठीक है, इसके अलावा चेतावनी हो। ठीक है, या कोई प्रोमिस हो, वादा हो, या विश्वास की भावना हो। ठीक है, विश्वास की भावना हो, तब ये जो ऊपर वाला नियम है ये नियम बदल जाता है। तब क्या होगा? तब
प्रथम नियम बदल जाता है या कह सकते हैं कि उल्टा हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्या होगा, चाहे आई लो चाहे वी लो, इसके साथ क्या जाएगा, विल आएगा, ठीक है। और जो सेंस है, जो सेंस सब्जेक्ट है, उनके साथ क्या जाएगा, उनके साथ शेल आ जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ आई और वी के साथ सेल का बताया और यहाँ आई और वी के साथ विल बताया है। क्यों? जब हिंदी या इंग्लिश वाक्य में आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें दृढ़ निश्चयता का या अवश्य का भाव है या कुछ चेतावनी, वादा या विश्वास की भावना है, तब आप आई और वी के साथ विल का उपयोग करेंगे और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ सेल का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये सामान्य एक पहचान हो गई सिंपल फ्यूचर टेंस की, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, इसका प्रथम प्रकार का एक वाक्य ले लेते हैं, साधारण या अफर्मेटिव सेंटेंस। हमारा जो वाक्य निर्माण की जो प्रक्रिया होती है और उसका एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO का फॉर्मूला होता है। और इसमें जो हमारी ये हेल्पिंग जो वर्ब है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है HV और एक होती है MV, ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं HV और MV। अब यहाँ पर इसकी जो HV है वो हम लेते हैं शेल या विल प्लस, और इसकी जो मेन वर्ब है वो मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। तो इस पार्ट को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब आगे ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आ जाएगा और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कोई भी सेंटेंस बनाओ, आपको SVO का जो सिंपल फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। अब चलिए, सब्जेक्ट की बात हो गई तो थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है, आई और वी के साथ हम क्या उपयोग में लेंगे, सेल, ठीक है। और ठीक है, आई और वी हो जब सब्जेक्ट, तब हम क्या करेंगे, शेल का उपयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। और अगर अदर्स आया हुआ है तो अदर्स लगा देंगे और फुल स्टॉप। दूसरा प्रकार होता है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए यू है, दे है, शी है, ही है, इट है, नेम है, तब हम विल का उपयोग करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और फुल स्टॉप हो जाएगा। यहाँ इनके अलावा जो नाम तो है मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखें। अगर जो विशेष घटना है वो बात होती है, तब यहाँ पर इनकी परिस्थिति बदल जाएगी, ठीक है। तब यहाँ विल आ जाएगा और यहाँ शेल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अब मैं घर जाऊंगा, ठीक है। अब मैं घर जाऊंगा। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि जैसे ही वाक्य आपके सामने आ गया है तो आपको सबसे पहले उसका टेंस है उसको पहचानना है। फिर आपको क्या पहचानना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये प्रश्न वाक्य किस प्रकार का है। फिर हमें उसके सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर हमें उसकी वर्ब क्या है उसको आइडेंटिफाई करनी है। फिर हमें उसका ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें पता करना है। फिर उसमें अदर्स कौन कौन सी बातें हैं वो हमें पता करनी है, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें हैं वो अपने को पता होनी चाहिए। तो चलिए, वर्ब के साथ गागेगी आ गया, इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस तो ही है, ठीक है। फिर हम बात कर देते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस। तो साधारण वाक्य है, कहीं भी प्रश्नवाचक या नहीं का उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा, सब्जेक्ट हमें पता लग गया है, वर्ब हमें पता लग गई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया और अदर्स में अब आ गया पता, ठीक है। तो इन चीज़ों का जब हमें पता लग जाता है तब हमें या तो ये वाला फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला, दोनों में से जो भी हो उपयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार उसे हमें फिट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आई के साथ हम शेल लेंगे उपयोग में, आई शेल गो होम। यहाँ आई सब्जेक्ट आ गया
जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। फिर शेल हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया होम, अदर्स ले लेंगे हम नाउ। इसको है ना दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी अगर आप लिखें तो भी वो राइट ही होगा। जैसे आप लिख दो नाउ आई शैल गो होम, ठीक है। तो ये आप पहले लगाओ तो भी चलेगा, बाद में लगाओ तो भी चलेगा। चलिए एक और ट्रांसलेशन हम करके देख लेते हैं। दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां भी आपको पता है सब्जेक्ट दादाजी, अखबार पढ़ने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट करता कौन है, दादाजी। फिर टेंस भी पता लग गया हमें, वाक्य का प्रकार भी पता लग गया, वर्ब है पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट है अखबार, ठीक है, अदर्स आ गया कुर्सी पर बैठकर, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन हम कर देते हैं यहां पर, द ग्रैंडफादर विल रीड द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। कैसे पढ़ेंगे, ये ऑब्जेक्ट आ गया बैठ कर, तो जब भी ये बैठ कर कर ऐसा है तो वहाँ आपको सिटिंग लिखना होता है, आईएनजी फॉर्म लिखनी होती है, तो सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अफर्मेटिव वाक्य सीखा। देखिए ज़्यादा कुछ भी नहीं, एसवीओ का ध्यान रखना है, फिर आपको वी को तोड़ना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है उस टेंस की, तो इस टेंस की सेल विल है, तो यहाँ सेल विल लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ सेल और विल का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार दो प्रकार के फॉर्मूले हमारे सामने आ जाएंगे। तो इजी गोइंग में हम अफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय भी हमें वही बातें ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब को तोड़ दीजिए दो टुकड़ों में, तो यहाँ हो गया HV और MV, ठीक है। अब ये चीज़ें तो हमने सीख ली है। चलिए मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, शेल या विल लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ हम ये HV ले ली, अब हम यहाँ लेते हैं मेन वर्ब, तो यहाँ लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस हमने क्या लिया था पहले, ऑब्जेक्ट, फिर हमने क्या लिया था, अदर्स, ठीक है। अब यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, तो वो जिस अपने वर्ब को तोड़ा है, टुकड़े किए हैं, उन दोनों के बीच में जा कर के क्या लगेगा, नोट लगेगा, ठीक है। यानी कि इस वर्ब को हमने दो भागों में तोड़ दिया, HV MV, अब HV और MV के बीच में क्या लगेगा, नोट लगेगा, ठीक है। चलिए इसका सही फॉर्मूला हम बनाते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ, सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, पूरा नेगेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला बन गया। अब शेल का उपयोग कहाँ करेंगे, मैंने आपको बता दिया कहाँ करेंगे, आई और वी के साथ, और विल का किसके, अदर्स के साथ, ठीक है, जो अदर्स सब्जेक्ट हैं उनके साथ। अब ये आपस में चेंजेबल हैं, ये आपस में क्या है, चेंजेबल हैं। कब, जब परिस्थितियां विशेष हो तब आई विल के साथ लग सकता है, वी विल के साथ लग सकता है, अदर्स हैं वो सेल के साथ लग सकते हैं। ये परिस्थिति के अनुसार होगा, ठीक है। अब हम एक ट्रांसलेशन करके देखते हैं। एक वाक्य लिखता हूं मैं यहां, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आगे की आ गया सिंपल फ्यूचर, नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस, मैं सब्जेक्ट, घर ऑब्जेक्ट, जाऊंगा वर्ब हो गई, अब अदर्स हो गया। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो सबसे पहले आ गया आई, और आई के साथ क्या आ गया, शेल, क्योंकि साधारण भाव है, आई शेल, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो,
कहाँ, होम, फिर नाउ। अब ये नाउ आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, नाउ आई शैल नॉट गो होम। ठीक है, चलिए एक और वाक्य मैं आपको बना के बताता हूं। अब मैं निश्चित ही घर नहीं जाऊंगा। अब यहां देखो निश्चित वाला भाव आया है, इसलिए वाक्य चेंज हो जाएगा, यहां लगेगा आई विल। ठीक है, कंफर्मेशन आ रही है, तो आई विल नॉट गो होम। बाकी चीज़ें वो पहले वाले वाक्य के समान ही है, इसलिए ज़्यादा इसको अपन नहीं कर ले रहे हैं ऐसे। आई विल नॉट गो होम नाउ डेफिनेटली। ठीक है, तो इस प्रकार हमने नेगेटिव सेंटेंस को समझा है, ज़्यादा कुछ नहीं, वही SVO, वी को तोड़ो दो टुकड़े में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लग जाएगा, बाकी अफर्मेटिव के समान ही वाक्य है। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पहले वही SVO, ठीक है, और इसको ब्रेक डाउन कर दो टू पार्ट में, HV प्लस MV। ठीक है, HV क्या हो जाएगी, सेल या विल, प्लस MV क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, और यहाँ क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये आ गया एज इट इज़, वर्ब को अपन ने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो HV और MV, और इस टेंस के अनुसार HV आ रही है सेल विल, मेन वर्ब आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स होते ही हैं। जैसे ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो ये जो HV होती है वो HV यहाँ से निकल करके कहाँ चली जाएगी, सब्जेक्ट के पहले। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, शेल या विल, शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करना है, वही अफर्मेटिव वाला सेंटेंस का फॉर्मूला है, बस सेल विल कहाँ चला गया, वर्ब सब्जेक्ट के पहले। नेगेटिव में हमने क्या किया था, इन दोनों के बीच में नोट को अटका दिया था। आई समझ में ना, बस ये किया था, ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं था। चलिए इसका एक वाक्य बना करके देखते हैं। क्या कल विद्यालय शुरू हो जाएंगे या होंगे, प्रश्नवाचक। इसका ट्रांसलेट करते हैं तो वही 6 बातें, टेंस, सिंपल फ्यूचर, वाक्य का प्रकार इंटरोगेटिव क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और प्रश्न पूछा गया है, फिर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, स्कूल, विद्यालय, और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी वही ऑब्जेक्ट और वर्ब वगैरह क्या है। तो विद्यालय है, विद्यालय सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हम लगाएंगे विल। क्या लगाएंगे, विल का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो विल स्कूल स्टार्ट टुमारो। क्या स्कूल कल शुरू हो जाएंगे। एक और वाक्य पढ़ते हैं। क्या हम कविता पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा हम के साथ क्या लेंगे, शेल, बिल्कुल। शेल वी रीड पोएम,
क्या हम कविता पढ़ेंगे? शैल वी रीड पोएम? तो इस प्रकार हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को सीखा है। अब हम बात करेंगे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो WH वर्ड से कैसे स्टार्ट हो रहे हैं? जैसे यहाँ ले लिया हमने WH वर्ड। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं है, मैं इनको कुछ को मिटा देता हूँ यहाँ से। ये मिटा देते हैं हम, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए, हो गया। अब यहाँ देखिए कि सेल विल आगे आ गया और यहाँ WH वर्ड लगा देंगे अपन। क्या लगा देंगे? WH वर्ड। और ज़्यादा कुछ भी चेंजेज नहीं करने हैं, WH वर्ड लग जाएगा। अब इसका एक सेंटेंस जैसे देखिए, मैं हिंदी में लिखता हूँ, मोहन बाजार कब जाएगा? ओके, तो सबसे पहले अब इसमें आपको टेंस, फिर काइंड ऑफ सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। लेकिन एक और चीज, WH वर्ड कौन सा है? कब। ठीक है, तो हमेशा WH वर्ड कहाँ लगता है? वाक्य के फर्स्ट में। तो यहाँ कब के लिए होता है? व्हेन। ठीक है, व्हेन। फिर मोहन है, मोहन के लिए विल आएगा, व्हेन विल। ठीक है, फिर सब्जेक्ट। देखो जो 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे देख रहे हैं वहाँ ध्यान रखें, जो हमारे नाम होते हैं उनका पहला अक्षर बड़ा आता है। ठीक है ना, ये अपन आगे पढ़ेंगे, आपको परफेक्ट तैयार कर देंगे इंग्लिश के लिए। व्हेन विल मोहन गो टू मार्केट? आगे बात समझ में? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या किया? कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी चेंज हमने नहीं किया है, केवल WH वर्ड है वो सेल विल के पहले लग गया है, बस इतना ही। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वो कैसे बनते हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस की स्पेलिंग याद नहीं हो ना तो ध्यान रखना, यहाँ लिखना सेन, फिर लिखना टेन, फिर CE, सेंटेंस। ठीक है, ओके। तो वही बात शुरू कर लेते हैं अपन। तो पहले वाले जैसे ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, HV और MV। HV क्या आ गई? शेल या विल आ गई। ठीक है, प्लस मेन वर्ब क्या आ गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ और क्या लगाते हैं हम? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर्स लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और किसके? मेन वर्ब के बीच में क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। तो इसको बनाते हैं हम। और अब ये तो हो गया नेगेटिव की बात, एक तो हो गई इस नेगेटिव की बात। ठीक है, अब इस इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये कहाँ चली जाती है? सब्जेक्ट के आगे, पहले, सब्जेक्ट के पूर्व में। तो चलिए इसको सही एडजस्ट करते हैं हम। शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा? अब नोट आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, अगर ऐसा ही WH वर्ड के मामले में हो तब हमें क्या करना है? यहां पर क्या जोड़ देना है? WH वर्ड जोड़ देना है, बस हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका एक सेंटेंस बना के देखते हैं। मोहन बाजार कब नहीं जाएगा? मोहन बाजार कब नहीं जाएगा? ठीक है, तो वही 6 बातें ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाएंगे और फॉर्मूला WH वर्ड पहले लगा देंगे। कब? तो कब के लिए हम यूज लेते हैं, क्या लेते हैं भाई? व्हेन।
वैन। फिर शेल या विल में से क्या आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन के साथ आएगा विल, वैन विल। फिर आएगा मोहन, वैन विल मोहन। फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ? वैन विल मोहन गो टू मार्केट। आगे समझ में? तो इस प्रकार ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके में मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के जितने भी हमारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो इस छुट्टियों के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान, या जो भी आपकी शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन अवकाशें हो, उनके दौरान आप टेंस को कम से कम कन्फर्म कर लो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप शेयर करें और शिक्षा सुगम सर्च करें, SHIKSH शिक्षा और SUGAM। ठीक है, वीडियो को शेयर करें। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखो, आपका एक लाइक बनेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और ज़्यादा निःशुल्क क्लासें लेकर के आऊँगा। यही क्लासें अगर आप किसी टीचर्स या ट्यूटर के पास में जाकर के पढ़ेंगे तो आपको मंथली पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करोगे तो उसके लिए भी आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए आप घर बैठे अपने पिता या भाई या बंधु का मोबाइल लेकर के आराम से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और जो घंटी है उस घंटी में ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, ऑल बटन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे मिलेंगे नई क्लास में।